देशव्यापी आंदोलन रहा और स्वर्ण अक्षरों में इस आंदोलन को देखा भी जाए। आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़े रहेंगे हमारे मुख्य अतिथि, भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा से जनता दल यूनाइटेड से संदीप दुबे जी, आपका स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े रहेंगे, राजीव रंजन, आपका भी स्वागत है। तो आपको बता दें कि अब पूरी तरह से सरकार खुलकर सामने आ गई है बाबा रामदेव के लिए। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले डालते हैं नजर इस रिपोर्ट पर। बाबा रामदेव ने 4 जून 2011 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बार फिर से आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन में बाबा रामदेव ने आमरण अनशन के साथ सत्याग्रह की भी घोषणा की थी और देश के कोने कोने से बाबा के समर्थकों ने लाखों की संख्या में जुड़कर भाग भी लिया था। बाबा के आंदोलन से घबराकर सरकार ने वो काम किया जिसके लिए उसे पूरे देश में फजीयत झेलनी पड़ी। रामलीला मैदान में आंदोलनकारियों पर सरकार ने पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स से हमला करवा दिया। पुलिस की इस बर्बरता की सारी रिकॉर्डिंग मीडिया वालों ने देश भर में दिखाई। पुलिस के अचानक हुए इस हमले से बाबा रामदेव के समर्थकों में हड़कंप मच गया। कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। यहाँ तक कि आंदोलन में भाग लेने आई एक महिला राजबाला की जख्मी होने के कारण अस्पताल में मौत भी हो गई। पुलिस और सरकार की इस मिलीभगत के बाद बाबा को आंदोलन को बीच में ही छोड़ना पड़ा। 2011 के बाद बाबा रामदेव ने काले धन के विरोध में देश भर में यात्राएं की, कई नेताओं से मुलाकात भी की, उनका समर्थन मांगा और 9 अगस्त 2012 को एक बार फिर से आंदोलन की शुरुआत की। इस बार भी बाबा के आंदोलन का समर्थन करने देश के कोने कोने से आंदोलनकारी आए। यहाँ तक कि एनडीए की ज्यादातर पार्टियों ने भी बाबा का समर्थन किया। सरकार ने बाबा के आंदोलन को कमजोर करने के लिए उनके सहयोगी बालकृष्ण को भी गिरफ्तार किया। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने यहाँ तक कह दिया कि बालकृष्ण की जान को बाबा से ही खतरा है। लेकिन बाबा ने सभी अटकलों से दरकिनार करते हुए सरकार पर हल्ला बोलते हुए 3 दिन का समय भी दिया और सांकेतिक अनशन किया। लेकिन सरकार ने इसे बहुत हल्के में लेते हुए बाबा के आंदोलन को तूल नहीं दिया। इसके बाद बाबा ने संसद के घेराव का फैसला किया। बाबा के जलसे के संसद की ओर कूच करते ही एक बार फिर सरकार में हड़कंप मच गया। सरकार ने एक बार फिर से अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हुए पुलिस बल के जरिए रास्ते में ही बाबा को रोक दिया। बाबा और उनके समर्थकों की भीड़ को वहां से हटाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने 100 से ज्यादा डीटीसी बसों में लोगों को बैठाया, लेकिन लोगों का हुजूम इतना बड़ा था कि 100 डीटीसी बसों के अंदर कभी नहीं समा सकता था। बाबा के सामने एक बार फिर सरकार बहुत ज्यादा बौनी नजर आने लगी। सरकार की मंशा से आम जनता तो पहले से ही वाकिफ थी, लेकिन अब जनता ने भी सरकार को इस बात का एहसास दिला दिया कि अब भ्रष्टाचार और सरकार की मनमानी को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुदर्शन न्यूज के लिए कल्पना सिंह की रिपोर्ट। डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज, यानी कि अगर बात की जाए ये इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि गुप्तचर ब्यूरो हैं, उन्होंने बाबा के आंदोलन में मिलकर, चाहे वो उनके समर्थकों के रूप में हो, चाहे वो उनके मरीज के रूप में हो पतंजलि के, तो मिलकर उन्होंने पूरा ब्यौरा इकट्ठा किया। उसके बाद में बाबा को नोटिस जारी किया गया कि आपने आंदोलन में कितना खर्च किया, एक एक पाई का आप हिसाब दीजिए। उसके अलावा उनके स्वाभिमान ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया गया। संदीप दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपके पास आना चाहूंगा। क्या कहेंगे कि जिस तरह से ये नोटिस जारी किए गए हैं आंदोलन खत्म होते ही, और जिस तरह से बाबा ने नारा दे दिया था कि कांग्रेस भगाओ देश बचाओ, उसके बाद में सरकार क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं डर गई थी जिस वजह से इस तरह से बाबा के लिए, बाबा को घेरने के लिए ये सारी साजिशें की जा रही है? विनय जी देखिए, सरकार तो डरी हुई है या नहीं है इस बात की गारंटी अभी हम लोग नहीं ले सकते, लेकिन ये तो तय है कि सरकार जिस तरह की रवैया अख्तियार कर रही है और जिस तरह का संदेश पूरे देश में जा रहा है भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेके और जो बाबा का काला धन का मुद्दा है उसको लेके, तो देश में तो ये सरकार की बहुत किरकिरी हो रही है और एक सरकार पे विश्वास जो है लोगों का अब आज की डेट में नहीं है। अगर आज चुनाव करा लें तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को 20 से 25 या 25 से 30 भी सीटें आएंगी। तो आज एक माहौल पूरे देश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बना हुआ है और बाबा रामदेव जी का भी उसमें योगदान है। उसको ये नहीं कह सकते, नकार नहीं सकते कि माहौल बनाने में बाबा रामदेव जी का योगदान नहीं है, लेकिन बाबा रामदेव जी का जो मुद्दा है वो मुद्दा देश के आम लोगों का मुद्दा है। देश का प्रत्येक व्यक्ति उस मुद्दे से जुड़ा हुआ है और उसके लाभ हानि का जो फायदा है मुख्य रूप से वो पूरे देशवासियों को होने वाला है। तो बाबा को जिस तरह से लीगल नोटिस भेजे जा रहे हैं या परेशान किया जा रहा है, तो कांग्रेस ये चीज भूल गई है।
कांग्रेस बाबा को तो व्यवसायी कहती है, लेकिन ये भूल गई है कि कांग्रेस जनता की नजर में व्यवसायी नजर आ रही है। और व्यवसायी अगर बाबा रामदेव को परेशान करेंगे और उनको तकलीफ देंगे तो जनता की एक सोच है, जो दबाया जाता है उसके साथ जनता खड़ी होती है। तो कांग्रेस कभी अपनी दूरदीन, इससे भी बड़ी दूरदीन लाने की कोशिश नहीं करेगी विनय जी। यहाँ पर संदीप जी एक बात अगर देखी जाए, बाबा ने जब भी आवाज उठाने की कोशिश की है सरकार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो तभी बाबा को दबाने की कोशिश की गई है। कई उदाहरण उसके अगर बात की जाए तो जिस तरह से इस बार बालकृष्ण को जेल में डाल दिया गया, उससे पहले अगर बात की जाए पिछले साल बाबा को नोटिस दिया गया था उनके संपत्ति के विवरण के लिए, 56,000 करोड़ रुपए के लिए उनसे नोटिस दिया गया। उसके अलावा अगर बात की जाए तो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट को भी 5 करोड़ का नोटिस दिया गया। तो लगातार सरकार का जैसे ही आवाज उठाने के लिए कोई खड़ा होता है, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। मुद्दा बहुत बड़ा है ना विनय जी, मुद्दा बहुत बड़ा है। पूरा देश जो है जानना चाह रहा है इस सरकार से कि बताओ मेरा काला धन कहां है। और ये सरकार बार बार जो समय लेके तो बाबा रामदेव को अगर दबा रही है और दबाने की कोशिश कर रही है, वो सरकार के लिए बिल्कुल गलत है, क्योंकि आने वाले समय में उसे लोकसभा का चुनाव लड़ना है, जनता के बीच जाना है और जनता उसे माफ करने वाली नहीं है। जी बिल्कुल। राकेश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, क्या कहेंगे इस बार अगर बात की जाए तो बाबा का आंदोलन खत्म हुआ, बाबा ने जनता के अंदर जागरूकता जगा दी। जैसे ही जागरूकता जगाई जाती है, जनता को ये नारा दे दिया जाता है कि कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, एकदम से सरकार को पता नहीं क्या डर लग जाता है और सरकार एकदम से स्टंट लेने लग जाती है बाबा रामदेव के खिलाफ। देखिए विनय, सरकार ने एक चीज तो कही, एक नोटिस भिजवाया और ये कहा गया कि आप अपने खर्चे का ब्यौरा दें। अभी एक चीज मैं आपको बताऊं कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक व्यक्ति ने सूचना मांगी थी सरकार से और सूचना में सामने आया कि योजना आयोग ने 426 दिनों में 87 लाख रुपए सिर्फ चाय और नाश्ते पर खर्च कर दिए। ये वो योजना आयोग है जो गरीबी रेखा के मानक तय करता है। ये 22 और 25 रुपए में गरीब तय करता है देश के, 35 लाख रुपए में टॉयलेट बनवाए जाते हैं। ये वो योजना आयोग है जिसके उपाध्यक्ष हैं मोंटेक सिंह अहलूवालिया और वो 85 लाख का नाश्ता करते हैं सिर्फ 426 दिनों में। और वो सरकार पाई का हिसाब मांग रही है रामदेव के ट्रस्ट पतंजलि योग पीठ से, जबकि पतंजलि योग पीठ का पूरा ऑडिट होता है, उसके एक एक पाई का हिसाब सबके सामने है। हमारे साथ संदीप दुबे जी हैं जो कि जनता दल यूनाइटेड के भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि आपकी जो पार्टी है वो एनडीए का एक प्रमुख घटक दल है और रामदेव के आंदोलन के बाद आपके पार्टी से बिहार में मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उनका एक स्टेटमेंट आया था कि योग गुरु ने जो किया है वो सही कर रहे हैं, आंदोलन करना बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक सवाल इनसे भी करना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रखर रूप में इनकी जेडीयू को सामने आना चाहिए था, मैं पर्टिकुलर इनकी बात करूंगा, संदीप दुबे की बात करूंगा। संदीप दुबे भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बाबा रामदेव भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। उस वक्त क्या ये लोग सोए हुए थे? क्या इन लोगों को सामने आकर उनके आंदोलन में साथ नहीं देना चाहिए था? जी देखिए, हम लोग बिल्कुल आपकी सवाल जो है मैं सुन पा रहा हूं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन हम लोगों ने, हमारे जो साथी थे, ये अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से आपको मैं बताऊं, शरद यादव जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एनडीए की तरफ से नहीं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते गए बाबा रामदेव और आंदोलन में शिरकत करी, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करी। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ये राजनीतिक लड़ाई है, हम लोग राजनीतिक लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग राजनीतिक मंच बना के लड़ाई लड़ रहे हैं। दुबे जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, प्लीज मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हम लोग इस आंदोलन को पूर्ण, हमारा आज से नहीं, आपको बता दें कि काले धन के मुद्दे पे 77 से शरद यादव जी पार्लियामेंट के अंदर लड़ते रहे और बराबर इस मुद्दे पे हम लोग एक व्यापक राजनीतिक जन समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग बैठे हुए लोग नहीं हैं और हम लोग का पूरा समर्थन बाबा रामदेव जी के आंदोलन से है। संदीप जी, आपने अभी राजनीतिक मंच की बात की, आपको यहाँ पे बता दूं, आपको जानकारी भी होगी कि रामदेव ने अपने इस आंदोलन को शुरू करने से पहले कई सांसदों का समर्थन पत्र हासिल किया था। तो अन्ना हजारे के और रामदेव के आंदोलन में एक फर्क जो सबसे बड़ा था वो यही था कि रामदेव ने एक पूर्ण नियोजित तरीके से पहले राजनीतिक समर्थन हासिल किया, उसके बाद उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। और आप अगर बात करें पार्टी की,
तो पार्टी की मुख्य धारा से हटकर आप एक विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो विंग है एंटी करप्शन फ्रंट। तो आपका ये नैतिक दायित्व बनता था कि बाबा रामदेव के आंदोलन को आप लोग सामने आकर एकदम फ्रंट पर आकर उसको समर्थन दें। खैर आपने इसका जवाब भी दिया कि हम लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया है, लेकिन अब एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सामने है 2014 में, और आपने अभी कहा दुबे जी की सरकार की जिस तरह से किरकिरी हुई है, अगर अभी चुनाव करा लिए जाए तो उनको बिल्कुल हार का सामना करना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि जिस तरह से बाबा रामदेव के आंदोलनों का या फिर जितनी भी आवाजें भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ रही हैं उनका दमन करने वालों पे, यहाँ पर अगर बात की जाए राकेश, आपके पूरे सवाल को मैं एक लाइन में यहाँ पर आपसे यही कहूंगा दुबे जी, ये जो सवाल है वो ये है कि आप खुद एक भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा से जुड़े हुए हैं, फिर आप क्यों वहां पर पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप पर नहीं दिखाई दिए? आप कैसे ये बात कह सकते हैं कि हम दिखाई नहीं दिए? अगर आपके कैमरे में मैं आ गया होता तो आप कहते कि आप दिखाई नहीं देते। शरद जी कैमरे में आ गया तो आप पूरा देश कह रहा है कि शरद जी कैमरे की बात, जिस तरह से मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, इस मुद्दे पे हमारी बिहार में नीतीश जी की सरकार है, हम काले धन पहली ऐसी सरकार है पूरे देश में जिनके यहाँ काला धन मिल रहा है, हम उनको जब्त करके स्कूल कॉलेज खुलवा रहे हैं। बाबा रामदेव जी वही चीज तो इस केंद्र सरकार से मांग रहे हैं, तो हम लोग वो काम कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष रूप से जनता को चीज दिख रही है, हमारी सरकार काम कर रही है, हमारी पार्टी काम कर रही है। संदीप जी, हाँ मैं यही, यहाँ ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन जिस तरह से आपने कुछ देर पहले खुद ही कहा था कि हम अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे, वो मैं कैमरे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खुद ही कह रहा हूं कि अप्रत्यक्ष रूप से आपने कहा था। उसके बाद मैंने जो राकेश का सवाल था वो आपके साथ पहुंचाया। चलिए चर्चा को लगातार बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि सवाल यहां पर कई खड़े होते हैं कि क्या सरकार डरी हुई है या बाबा की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं सरकार ने। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।